सो हेलो गाइस, वेलकम टू एस्क्योर। आज फिर से मैं आप सबके लिए लाया हूँ कुछ अजीब स्टोरीज। तो अपने हेडफोन्स पहन लो और लाइट्स ऑफ कर लो। स्टोरी फर्स्ट, माय बेस्ट फ्रेंड किल्ड हर सिबलिंग। मेरी सबसे क्लोज दोस्त, जिसे मैं यहाँ जेन बुलाऊंगी, 7 साल की उम्र से मेरे साथ है। जेन मुझे इतनी अच्छी तरह जानती है कि शायद मेरे अपने पेरेंट्स भी उतना नहीं जानते। हमेशा से भाई बहन की तरह रहे। जब बाकी दोस्त दूर होते गए तब हम साथ रहे। जब मैं अपने एक्स पार्टनर के हाथों अब्यूज झेल रही थी, जेन ही थी जिसने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। और अब जब जेन डिप्रेशन की वजह से यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मैंने उसका साथ दिया। हमारे पास एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब तक मुझे नहीं पता चला था कि जेन प्रेग्नेंट थी। मैं शॉक्ड थी क्योंकि जेन का कोई नोन पार्टनर नहीं था। वो काफी यंग थी और उसने खुद कभी नहीं बताया। मुझे कुछ समय से शक था। जेन बार बार बीमार रहती थी और वेट बढ़ रहा था, लेकिन जेन हमेशा से पतली रही थी, इसीलिए मैंने पॉइंट आउट नहीं किया। जब मैंने आखिरकार पूछा तो जेन ने मान लिया कि वो ऑलमोस्ट 7 महीने से प्रेग्नेंट थी और उसको खुद अभी अभी पता चला। मेरे मन में ये बात नहीं बैठी। इतने महीने तक पीरियड्स मिस होना या बेबी किक महसूस ना होना कैसे पॉसिबल है। लेकिन मैंने अपनी दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। बाद में मुझे लगता है कि मुझे किसी और से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जेन इतनी डिनायल में थी। प्रेगनेंसी के बारे में बताने से पहले और बाद में जेन पहले से ज्यादा मैनिक होने लगी। बीच रात में कॉल करके ऐसे बात करती जैसे दिन हो। अपने और अपने परिवार के बारे में अजीब बातें करती। लेकिन जेन का हमेशा से डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर रहा है, इसीलिए ये कभी थ्रेट जैसा नहीं लगा। मैं अब पीछे मुड़कर क्लूज ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ इतना लगता है कि प्रेगनेंसी ने जेन के दिमाग पर कुछ असर डाला। जेन का एक छोटा सिबलिंग है, पेरेंट्स का सरप्राइज बेबी। एज गैप की वजह से हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन मुझे पता था उनके फैमिली के घर जाने के आने की वजह से इस सिबलिंग को एक सीरियस नट एलर्जी है। जेन इसके बारे में अक्सर मजाक करती थी, क्योंकि घर में खाना अलग रखना पड़ता था। कुछ वक्त बाद मुझे जेन के पेरेंट्स से पता चला कि सिबलिंग की मौत हो गई, एक एलर्जिक रिएक्शन से पीनट बटर खाने की वजह से, जो पेरेंट्स ने खुद नहीं खरीदा था। जेन उस वक्त घर में अकेली दूसरी इंसान थी। ये क्लियर नहीं है कि जेन ने सिबलिंग को धोखा दिया या जबरदस्ती खिलाया, लेकिन सिबलिंग का एपिपेन छुपा हुआ मिला। पुलिस ने तुरंत जेन को कस्टडी में ले लिया और अभी तक रिलीज नहीं किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। जेन के पेरेंट्स का मानना है कि शायद वो प्रूव करना चाहती थी कि एलर्जी सच में सीरियस है। लेकिन इस सब के बीच जेन 9 महीने की प्रेग्नेंट और शायद अभी जेल में है। मुझे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स बेबी रखेंगे या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ असल नहीं लग रहा। एक कमेंटर ने पूछा कि बेबी का फादर कौन है और जेन के पेरेंट्स बेबी को लेकर क्या सोच रहे हैं। मैंने रिप्लाई किया कि मैंने जेन से पूछा था कि वो फादर को जानती है या नहीं, और जेन ने कहा कि जानती है। कैजुअल पार्टनर थे उस वक्त, और मुझे लगा शायद उनमें से कोई होगा जिसका नाम जेन बताना नहीं चाहती। हमने इस बारे में उतनी बात तो नहीं की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बेबी रखना चाहते हैं। उनके पहले से 6 बच्चे थे, अब 2 खो चुके थे, इसीलिए मैं उन्हें जज नहीं करूंगी। अगर वो बेबी ना रखना चाहें, वो 40 हफ्ते की प्रेग्नेंट है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। वो बहुत बुरी हालत में है। एक कमेंटर ने कमेंट किया, हो सकता है मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, पर जो बातें मुझे पता चली है उससे लगता है शायद जेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो। उसके मैनिक एपिसोड्स, प्रेगनेंसी से डिनायल और फादर का नाम ना बताना, ये सब कुछ जैसा मेरे साथ हुआ था जब मेरा सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था तब। उसने ये भी कहा कि शायद जेन अपने सिबलिंग से जेलस थी, क्योंकि शायद सिबलिंग्स को पेरेंट्स से ज्यादा ध्यान मिलता हो। लेकिन उसने क्लियर किया कि ये एक्सक्यूज नहीं है। मैंने रिप्लाई किया कि हाँ, जेन ने कहा था फादर उसका कोई कैजुअल पार्टनर है। मैंने ये भी बताया था कि जेन ने प्रेगनेंसी के कोई भी एक्साइटमेंट वाले साइंस नहीं दिखाए। कभी बेबी आइटम्स खरीदते वक्त एक्साइटेड नहीं हुई, किसी को बेबी किक फील करने नहीं दिया, बेबी शावर के लिए मना कर दिया, और एक फैमिली मेंबर ने फ्री 4D अल्ट्रासाउंड ऑफर किया था, वो भी मना कर दिया। मैंने ये भी कहा कि जेन का बचपन नॉर्मल और खुशी वाला था। उसके पेरेंट्स अच्छे थे और वो अपने सिबलिंग्स के साथ अच्छी तरह रहती थी। जेन 6 बच्चों में से 5वें नंबर पे थी। कभी अकेली किसी सिबलिंग को संभालना नहीं पड़ा। एक कमेंटर ने सिबलिंग की एज पूछी, मैंने बताया 12 साल से छोटी उम्र। और एक कमेंटर ने एक अलग थ्योरी दी कि शायद बेबी का फादर खुद सिबलिंग था और ये मौत रिवेंज थी। मैंने इसे तुरंत
तुरंत क्लियर कर दिया ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। मुझे खुद नहीं पता आगे क्या होगा, जीन का क्या होगा, उसके होने वाले बेबी का क्या होगा। आपको क्या लगता है इसमें सच में क्या हुआ, कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी रियल कॉन्फेशन पसंद है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी सेकंड, द बस ग्लिच। मुझे 3 महीने हो गए हैं लेकिन ये इंसिडेंट मुझे बार बार याद आती है और आज तक मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाई। मैं 20 साल की हूँ, फ्लोरिडा के एक बड़े शहर में रहती हूँ। मेरे एरिया में एक सुपर स्टॉप है जहाँ से 3 बसेस नंबर 39, 45 और 215 अपना रूट शुरू करती हैं। ये तीनों बसेस एक ही सीधी रोड पे चलती हैं जब तक कि एक बड़ा इंटरसेक्शन तक नहीं पहुँचती। वहाँ से 39 राइट मुड़ जाती है और 45 लेफ्ट लेन में क्रॉस करके लेफ्ट मुड़ जाती है और 215 सीधा चलती रहती है। मैं उस दिन 39 में थी। शाम के 6 बज रहे थे, सूरज अभी ढल रहा था। बस में 7 लोग थे, ड्राइवर को मिलाकर काफी खाली बस थी। मैं पीछे वाली सीट पे बैठी थी और खिड़की के बाहर देख रही थी और जब बस एक स्टॉप पे रुकी थी मैंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी, साफ स्किन और गुलाबी गालों वाला, आराम से चलते हुए बस के पास से गुजरा लेकिन बस में नहीं चढ़ा। बस नॉर्मल पेस में आगे निकल गया। मेरा ध्यान उसकी स्किन पर गया क्योंकि मैंने सोचा कि वो अच्छी तरह स्किन केयर करता होगा। बस फिर से चलने लगी। एक स्टॉप स्किप हुआ क्योंकि वहाँ कोई नहीं था और अगली स्टॉप पे बस रुकी जहाँ कुछ लोग थे। वहाँ मैंने उसी आदमी को फिर से देखा, बिल्कुल वही चाल, वही साफ स्किन और गुलाबी गाल, लेकिन इस बार उसके साथ उसका बच्चा था और उसकी पार्टनर पीछे स्ट्रोलर लेकर चला रही थी। पहली बार देखने से दूसरी बार तक सिर्फ 45 से 60 सेकंड का वक्त गुजरा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद कोई दूसरी बस मुझसे आगे थी जो उसे वहाँ ड्रॉप कर गई। मैंने ऊपर देखा अगर कोई बस आगे है, लेकिन मुझे सिर्फ गुलाबी ऑरेंज सनसेट का आसमान दिखा, कोई बस नहीं। मैंने ये भी सोचा कि बस 45 जो हमारे पीछे थी आगे निकल के उस आदमी को ड्रॉप कर सकती थी, क्योंकि जब एक बस रुकी हो और पीछे वाली बस में कोई चढ़ने वाला ना हो तो वो लेन बदलकर आगे निकल जाती है। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 45 तो वो स्टॉप ही क्रॉस नहीं करती जहाँ मैंने उसे दूसरी बार देखा, क्योंकि 45 तो लेफ्ट लेन में जाती है और उस वक्त कोई भी बस हमारे आगे नहीं थी जो उसे वहाँ छोड़ सकती। मैंने ये चेक करने के लिए आसपास भी देखा कि क्या बस में किसी और ने भी ये नोटिस किया, लेकिन सब अपने में ही बिजी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी। एक कमेंटर ने एक बिल्कुल अलग रिप्लाई दिया। उसने लिखा कि दुनिया एक सिमुलेशन है और वो इसका एक डिटेल रिपोर्ट बना रहा है जिसमें यूएफओ, येती, भूत प्रेत जैसी पुरानी मिस्ट्रीज और एपॉड्स, गलत मेमोरीज जैसी नई चीजों का एक्सप्लेनेशन होगा। उसने ये भी लिखा था कि जुलाई रिविलेशन का महीना है। मैं आज तक इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढ पाई, ना कोई बस जो उसे वहाँ छोड़ सकती थी, ना कोई लॉजिकल वजह कि वही आदमी इतना जल्दी दूसरी जगह कैसे पहुँच गया। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। स्टोरी 3, आई गॉट किडनैप्ड एट द एज ऑफ 16। जब ये हुआ था तब मैं 16 साल की थी, अब मैं 19 साल की हूँ। ये घटना सच में हुई थी और आज तक केस अनसॉल्व्ड है। मैं अपने स्कूल के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स के साथ एक पार्टी में गई थी। मैंने सोचा कि अगर लोग जानेंगे कि मैं इस एडल्ट पार्टी में गई तो मैं कूल लगूंगी। समर ब्रेक था इसलिए स्कूल की कोई टेंशन नहीं थी। वहाँ एक लड़का मुझसे बात करने लगा, खुद को 25 साल का बताया और नाम जेसन बताया। जब मैंने बताया कि मैं 16 साल की हूँ तो उसने कहा कि मैं उससे बड़ी लगती हूँ। फिर मुझसे एक बड़ी गलती हुई, मुझे बाथरूम जाना था। जाते वक्त मैंने अपना ड्रिंक उसे पकड़ने के लिए दे दिया। वापस आकर बेवकूफों की तरह मैंने ड्रिंक जल्दी जल्दी पी ली और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसने मुझे एक और ड्रिंक बना कर दी और फिर पार्टी में मेरे साथ साथ घूमता रहा। कुछ ही मिनट्स में मुझे अचानक बहुत चक्कर आने लगा और तबीयत खराब लगने लगी। जेसन ने कहा चलो बाहर फ्रेश एयर ले लो, ठीक हो जाओगी। सच कहूँ तो ठीक से सोच पाना मुश्किल हो रहा था और बाकी सब कुछ धुंधला सा याद है। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक कार में बैठी थी और रास्ते की कुछ बातें याद है, लेकिन फिर मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में बिस्तर पर थी। मुझे अभी भी थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं बस वहीं लेटी रही और सोचती रही कि मैं घर कैसे पहुंची या फिर क्या मैं सच में घर पे भी हूँ। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने बिस्तर पर नहीं हूँ तो मैं उठकर बैठी और देखा मैंने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। मैंने मैचिंग सेट पहना हुआ था। सबसे बुरी बात तो ये थी मैंने अंडरवेयर भी नहीं पहना था, जिसका मतलब मुझे बाद में समझ आया। उस घटिया आदमी ने मेरे सारे कपड़े उतार के मुझे ये अजीब पजामा पहना दिया। अच्छी बात ये रही कि उस समय मैंने उन बातों को आपस में नहीं जोड़ा, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहा क्योंकि कुछ ही देर में जेसन मेरे लिए नाश्ता
लेकर कमरे में आ गया। मुझे लगता है कि उसे लग रहा होगा कि मेरे लिए कॉफी और 2 वॉफल लाकर बहुत दरियादिली दिखा रहा है। मैं पूरे हफ्ते की कहानी डिटेल में नहीं बताने वाली क्योंकि हर दिन लगभग एक जैसा ही था और सच कहूँ तो मेरा मन भी नहीं है। असल में पूरे हफ्ते उसने मुझे अपने घर में ही एक जिंदा गुड़िया की तरह रहने पर मजबूर किया। वह मुझे खाना खाते हुए, उसके चूज किए हुए कपड़े पहनते हुए और यहाँ तक कि बाथरूम यूज करते हुए भी देखता रहता था। वह हमेशा मेरे ड्रिंक्स में या किसी और तरीके से एक्सटेसी जैसी ड्रग्स मिला देता था ताकि मैं अच्छे मूड में रहूं। हालांकि इसका कोई खास असर नहीं हुआ सिवाय दिन के कुछ उन घंटों का जब ड्रग का असर होता था। और फिर बिना किसी साफ वजह के वह मुझे अपनी कार में ले गया, मेरा सिर पे कपड़े का थैला या कुछ और डाल दिया और मुझे कहीं छोड़ने के लिए ले गया। अब मैं उसी कार से उतरी, वो तेजी से चला गया और मैंने फिर उसे कभी नहीं देखा। आखिरकार मैं सड़क के किनारे चल रही थी और थकान की वजह से गिर पड़ी। मैं बेहोश नहीं हुई थी, बस चल नहीं पा रही थी। शायद किसी ने मुझे गिरते हुए देखा और पुलिस को फोन किया, जिन्होंने मुझे ढूंढा और हॉस्पिटल पहुंचाया। एम्बुलेंस मुझे वहां ले गई और पुलिस ने मुझसे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। उन्हें पता था कि मैं गायब हूं और उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि मैं कौन हूं, इसलिए वो मेरे माता पिता को फोन लगा पाए। फिर क्या, मेरा पूरा परिवार मुझसे मिलने आया और भगवान का शुक्र मनाया कि मैं जिंदा हूँ। मैंने उस आदमी को पहचानने की पूरी कोशिश की जिसने मुझे किडनैप किया था और जहाँ तक मुझे पता है काफी अच्छी तरह से जांच भी हुई, लेकिन वे उस आदमी को कभी नहीं ढूंढ पाए। वह बिल्कुल किसी साए की तरह गायब हो गया था। पुलिस ने उस पार्टी में मौजूद लगभग सभी लोगों से पूछताछ की और उस आदमी का नाम पता चला जिसने शायद मुझे किडनैप किया था, लेकिन वो असली नाम नहीं था। किसी के पास उसका फोन नंबर भी था लेकिन वो डिस्कनेक्टेड था और वैसे भी सिर्फ एक बर्नर फोन से जुड़ा था और वो उस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाए। ये मेरे साथ हुई सबसे दर्दनाक घटना थी और मुझे उम्मीद है कि ये हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता है कि यहाँ इससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कभी चोट क्यों नहीं पहुंचाया, मुझ पर अटैक क्यों नहीं किया, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है कि बहुत से किडनैपिंग विक्टिम्स के साथ मेरे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। समवन कमेंटेड, आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत भयानक बात है और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि वो उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए। उम्मीद है कि आपको इंसाफ और सुकून मिले। ओपी रिप्लाइड, थैंक यू। और अच्छी बात यह है कि ना तो मैंने उससे बात की है और ना ही उसे देखा है, लेकिन मेरा परिवार काफी दूर चला गया है और सभी ने फोन नंबर वगैरह बदल लिए हैं, इसलिए उम्मीद है कि हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा और उम्मीद है कि वो एक दिन पकड़ा जाए, भले ही किसी और वजह से ही क्यों ना हो। वो जेल से भी काफी ज्यादा बुरी सजा का हकदार है। समवन कमेंटेड, आपके साथ जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये सच में दिल तोड़ देने वाली बात है। मेरे 2 बेटे हैं जो 16 साल से बड़े हो चुके हैं और जब भी मैं उस उम्र के किसी पीड़ित के बारे में सुनती हूँ तो मुझे ख्याल आता है कि वो उस समय कितने छोटे थे, कितने मासूम थे और यह सोचकर बहुत दुख होता है। किसी भी उम्र में किसी के साथ ऐसा होना बुरा है, लेकिन जब बात किसी बच्चे की हो तो और भी ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे उम्मीद है कि उस कमीने की जिंदगी अभी और आगे भी पूरी तरह नर्क जैसी होगी। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम्हें इसके लिए इंसाफ जरूर मिलेगा। अफसोस की बात है लेकिन अपराध की वजह से खबरों में जरूर आएगा। मुझे ये भी उम्मीद है तुम धीरे धीरे ठीक हो रही होगी और अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। ओपी रिप्लाई, थैंक यू। ठीक होने का सफर काफी लंबा रहा है लेकिन अब मैं मोस्टली ठीक हूँ। बस थोड़ी घबराहट और शक की भावना है पर अब बाहर जाने से डर नहीं लगता। तो ये स्टोरी यहीं तक थी और भाई कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ इस लड़की के साथ, उस लड़के ने जो भी किया। तुम्हें क्या लगता है? अपना पॉइंट जरूर कमेंट में रखना और आई होप वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए।